तो बच्चों पिछली बार हमने इसके अराइल हैलाइड्स के भी सारे रिएक्शंस वगैरह कंप्लीट कर लिए थे. नाउ द ओनली पार्ट दैट ऑफ द चैप्टर ऑफ दिस पर्टिकुलर चैप्टर हैलोजन डेरिवेटिव्स दैट इज लेफ्ट इज स्टडीइंग द मैकेनिज्म्स इन डिटेल. नाउ हमने न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के 11 अलग अलग रिएक्शंस लिखे थे, आपको याद होंगे, राइट? जहां पर हमने कॉमन एक फीचर ये बताया था उन सारे रिएक्शंस का कि X माइनस यानी कि हैलोजन ग्रुप जो है हैलाइड के फॉर्म में बाहर जाएगा और OH माइनस या साइनाइड या एसिड यानी कार्बोक्सिलेट ग्रुप वगैरह वो अंदर आएगा. यानी कि एक न्यूक्लियोफाइल एग्जिट कर रहा है, एक न्यूक्लियोफाइल एंटर कर रहा है. इस मैकेनिज्म को हम लोगों ने न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन सिंपल भाषा में बोला था. ये यहां तक सबको याद होगा, आई एम श्योर. Now today what we'll do is we'll understand this particular mechanism in detail in a stepwise manner. It's because from your board's point of view SN1 और SN2 mechanism जो है ये लॉन्ग आंसर के फॉर्मेट में आते हैं. 4 मार्क का जो आपका लॉन्ग आंसर होता है बोर्ड्स में उसमें पूछा जाता है थियरी में. और आपके अगर मैं एंट्रेंस एग्जाम की बात करूं, राइट, तो उसमें SN1 SN2 के डायरेक्ट रिएक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चंस बहुत सारे आते हैं. यू कैन से ऑलमोस्ट एक श्योर क्वेश्चन होता है इसके ऊपर, ऑलमोस्ट श्योर क्वेश्चन है आपके एंट्रेंस एग्जाम्स में. तो काफी इंपॉर्टेंट पार्ट, ठीक है. चलो लेट्स अगेन टेक इट लाइन बाय लाइन ऑन पेज नंबर 220. नाउ दिस इज द लास्ट पार्ट दैट वी हैव कवर्ड इज हमने न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन सारे कर लिए थे और पेज 290 तक, और उसके आगे मैंने आपको अराइल हैलाइड्स के एमओपीज और रिएक्शंस भी करवा दिए थे, राइट. नाउ वी गो बैक टू मैकेनिज्म. तो मैकेनिज्म ऑफ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन क्या होता है देखते हैं. चलो, तो सबसे पहली बात फंडा जो आपको ये याद रखना है. अच्छा, इसमें बहुत सारी चीजें रबिश भी है, वो सिर्फ आप रीड भी कर लो या इग्नोर भी कर दो तो चलेगा, ठीक है. जो मैं मार्क करा रहा हूं वो आपको इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए और एमसीक्यू के लिए. अच्छा, हैलोजन और कार्बन जो है वो कोवैलेंटली बॉन्डेड है. यस बच्चों, हैलोजन और कार्बन कोवैलेंटली बॉन्डेड है. बट ये जो कोवैलेंट बॉन्ड है ये पोलर है कि नॉन पोलर है? कार्बन और हैलोजन का बॉन्ड पोलर है कि नॉन पोलर है, पहले ये बताओ. CX बॉन्ड इज पोलर और नॉन पोलर? ऑब्वियसली इट इज अ पोलर बॉन्ड. क्यों? क्योंकि C जो है वो डेल्टा पॉजिटिव होता है और X जो है वो डेल्टा नेगेटिव होता है. हैलोजन इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, दुनिया को पता ही है. तो CX बॉन्ड कैसा है? पोलर है. अगर वो पोलर है इसका ये मतलब है कि जब बॉन्ड ब्रेक होगा तो होमोलाइटिक फिजन होगा कि हेट्रोलाइटिक फिजन होगा बच्चों? ये बॉन्ड जब ब्रेक होगा, CX बॉन्ड जब ब्रेक होगा तो होमोलाइटिक होगा कि हेट्रोलाइटिक होगा? क्या लगता है? तो जब इस बॉन्ड का ब्रेकिंग होगा तो इलेक्ट्रॉन किसको मिलेंगे? हैलोजन को मिलेंगे. मतलब X जो आएगा बाहर निकलेगा वो X माइनस के फॉर्म में बाहर जाएगा. बोलो हाँ कि ना? X जो बाहर जाएगा वो X माइनस के फॉर्म में बाहर जाएगा, करेक्ट. सो इसीलिए इस हैलोजन को हम लोग क्या बोलेंगे? लीविंग ग्रुप बोलेंगे. क्या मैंने आप लोग को ये लिख के दिया है? देखो आप, लिखा है कि नहीं लिखा है मैंने टेबल में? लीविंग न्यूक्लियोफाइल. बोलो हाँ कि ना? यस. तो न्यूक्लियोफाइल जो है X माइनस जो है वो बाहर निकल जाएगा. आप बोलेंगे ठीक है, चलो ये बाहर निकल गया. अच्छा, लिविंग ग्रुप किसको बोलते हैं भाई? तो लिविंग ग्रुप वो ग्रुप होता है जो, वाह रॉकेट साइंस, लिविंग ग्रुप इज द वन दैट लीव्स, ऑफ कोर्स, जो जाते जाते कार्बन के बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लेकर चला जाए. तो इसका ये मतलब है बच्चों की लिविंग ग्रुप जनरली इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा कि इलेक्ट्रोपॉजिटिव होगा? क्या लगता है? अगर वो जाते वक्त इलेक्ट्रॉन लेकर जा रहा है तो वो इलेक्ट्रोनेगेटिव था या इलेक्ट्रोपॉजिटिव था? अब फंडा ये है, केमिकल रिएक्शन का फंडा बहुत सिंपल है कि केमिकल रिएक्शन में 2 चीजें होती है ना. एक तो पुराना बॉन्ड ब्रेक होता है और नया बॉन्ड बनता है. बरोबर है बच्चों? पुराना बॉन्ड जो है वो ब्रेक होगा और नया बॉन्ड बनेगा. तो जरा इसका कॉन्सेप्ट समझो. यहां पे ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन three possibilities will exist. Three possibilities exist. 3 possibilities exist करती है. क्या 3 possibility exist करती है? देखो, फर्स्ट
CX bond breaks और ड्यूरिंग दिस पर्टिकुलर रिएक्शन, अगर हम लोग इन जनरल भी वैसे तो, पर अगर हम लोग स्पेसिफिकली इस पर्टिकुलर सेट ऑफ रिएक्शंस की बात कर रहे हैं, तो क्या यहां पे बोल सकता हूं कि कार्बन और हाइड्रोजन का बॉन्ड टूटने वाला है? बोलो हाँ कि ना। और कार्बन और नए वाले न्यूक्लियोफाइल का बॉन्ड बनने वाला है। ये बात सबके भेजे में गई है, इसे सब लोग अग्री करते हो? कार्बन का X के साथ बॉन्ड टूटेगा और कार्बन का नए वाले न्यूक्लियोफाइल के साथ बॉन्ड बनेगा, यस और नो? तो पहली पॉसिबिलिटी नंबर 1 है कि पहले CX का बॉन्ड ब्रेक हो गया, देन C और NU का बॉन्ड बना। करेक्ट? ये पहली पॉसिबिलिटी। पुराना वाला बॉन्ड ब्रेक हुआ, नया वाला बॉन्ड बाद में बना। क्लियर होगी? दूसरी पॉसिबिलिटी, CX बॉन्ड ब्रेकिंग and CNU bond forming occurs simultaneously। ये भी हो सकता है कि बॉन्ड ब्रेकिंग और मेकिंग एक साथ हो। ये पॉसिबिलिटी है कि जैसे ही CX बॉन्ड टूटा वैसे ही नया बॉन्ड बना, साथ साथ, एक ही टाइम पे। क्या ये बात समझ में आई? साइमल्टेनियस का मतलब समझते हो ना अंग्रेजी में? क्या बोलते हैं साइमल्टेनियस? एट द सेम टाइम। तीसरी पॉसिबिलिटी क्या होगी आप बताओ? CNU बॉन्ड ब्रेक्स और CNU बॉन्ड फॉर्म्स फर्स्ट। पहले नया बॉन्ड बन गया, then CX bond breaks। क्या ये बात समझ में है आप लोगों को? पहली पॉसिबिलिटी की ब्रेकिंग पहले हुआ, फॉर्मिंग बाद में हुआ। करेक्ट? दूसरी पॉसिबिलिटी है ब्रेकिंग फॉर्मिंग साथ में हुआ। तीसरी पॉसिबिलिटी है फॉर्मिंग पहले हुआ, ब्रेकिंग बाद में हुआ। ये तीन ही पॉसिबिलिटी हुई ना? करेक्ट है बच्चों? अभी तीसरी वाली पॉसिबिलिटी को देखो, आपको रियलाइज होगा वो घोचू जैसी पॉसिबिलिटी है, वो हो ही नहीं सकती। वो तो एकदम गधे जैसी पॉसिबिलिटी है। तीसरी वाली आप देख के बोलोगे कि सर पहले कार्बन का नया बॉन्ड बन जाए फिर पुराना टूटे, मतलब तो कार्बन की 5 वैलेंसी हो जाएगी। चेक करके देखो, है कि नहीं? तो अगर कार्बन का ऑलरेडी बॉन्ड बना हुआ, आप ऐसे देख सकते हो, समझो आपके पास है CH3Cl मान लो, ठीक है, और मैं बोलता हूं कि इसके ऊपर OH- एक न्यूक्लियोफाइल है जो आके इसके ऊपर अटैक करने वाला है। तो क्या ये पॉसिबल है क्या कि ये पहले OH के साथ बॉन्ड बना ले, फिर उसके बाद ये कार्बन और क्लोरीन का बॉन्ड टूटे? अगर वैसा होगा तो क्या होगा? कार्बन की 5 वैलेंसी नहीं हो जाएगी? बोलो हाँ कि ना? तो एक्चुअली मैं बोल सकता हूं कि थर्ड पॉसिबिलिटी स्टूपिड है, ये नहीं होने वाली है। मैंने सिर्फ आपको लॉजिकली तीनों बताया कि क्या हो सकता है, ऑब्वियसली फिर एक एक करके हम देखेंगे कि उसमें से एक्चुअली रियलिस्टिकली कौन सा वाला होने वाला है। क्या ये बात सबके दिमाग में जा रही है? मैं सिंप्लीफाई कर रहा हूं आपके लिए अप्रोच को। तो अगर आप एकदम ब्लैंक हो, एकदम क्लीन स्लेट है आपका दिमाग, और आपको मैं बोलूं अच्छा केमिकल रिएक्शन में एक बॉन्ड बनता है, एक बॉन्ड टूटता है, चलो बताओ क्या पॉसिबिलिटी, तो आप ये 3 पॉसिबिलिटी लिखेंगे, फिर एक पॉसिबिलिटी को रिजेक्ट करेंगे। क्लियर हुई बात? सो नाउ यू हैव टू डिसाइड बिटवीन दीज टू। यहां तक आई होप आई एम क्लियर विद एवरीबडी। तो अब हमें ये पहली जो 2 पॉसिबिलिटीज है उसमें से चेक करना है कि भाई पहले ब्रेकिंग होगा फिर फॉर्मेशन होगा या साइमल्टेनियस होने वाला है। तो ये 2 पॉसिबिलिटीज एग्जिस्ट करती है। तो अब ये बहुत इजी हो जाता है हमारे लिए इसको जज करना। आप ऐसे याद रखेंगे, मैं आपको सिंप्लीफाइड अप्रोच दे रहा हूं कि अगर पहले बॉन्ड ब्रेकिंग और बाद में बॉन्ड फॉर्मेशन हुआ तो ये SN1 मैकेनिज्म में जाएगा। किस में जाएगा बच्चों? SN1। ओके, सॉरी मैंने क्या बोला, यहां लिखना था, हाँ SN1 यहां लिखना था ना, SN1। पहले पुराना बॉन्ड ब्रेक हुआ, बाद में नया बॉन्ड बना, तो ये किस में जाएगा? SN1 में जाएगा। और अगर साइमल्टेनियसली हुआ, कैसे हुआ?
साइमल्टेनियसली हुआ तो ये SN2 में जाएगा। किस में जाएगा? SN2 में जाएगा। अब आपका सवाल होगा कि सर ये SN1 SN2 क्या है, तो वो समझाता हूं। देखो SN स्टैंड्स फॉर, SN का मतलब न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। SN का मतलब क्या है? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। एक्चुअली इट शुड बी सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक ना, उल्टा, बट वी राइट इट SN। अच्छा, व्हाट डज दिस 1 और 2 स्टैंड फॉर? 1 या 2 का मतलब क्या है, जरा वो भी समझते हैं। तो SN1 का मतलब फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। SN1 का मतलब क्या है बच्चों? फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। और SN2 का मतलब क्या होगा? लॉजिकल। क्या मतलब होगा? सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन। यहां तक क्लियर? सिंपल है एकदम, कोई बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है। SN1 का मतलब फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, SN2 का मतलब सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन। ये भी क्लियर है। अच्छा, ऑर्डर क्या होता है रिएक्शन? फर्स्ट ऑर्डर, सेकेंड ऑर्डर का मतलब क्या होता है? ये अब लोग अभी केमिकल काइनेटिक्स पढ़ेंगे, उसमें डिटेल में करने वाले, बट आपको एक ब्रीफ आइडिया दे देता हूं, ठीक है। हर रिएक्शन की रेट उसके रिएक्टेंट्स के कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड करती है। रिएक्शन कितना फास्ट या कितना स्लो होने वाला है, ये किस पे डिपेंड करेगा? उसके रिएक्टेंट्स के कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड करेगा, है ना। जैसे आपके पास कम पैसे तो आप स्लोली खर्च करोगे, मुकेश अंबानी के पास बहुत पैसे तो फटाफट खर्च करेगा। तो वैसे ही यहाँ पे अगर कॉन्सेंट्रेशन बहुत है रिएजेंट्स की, रिएक्टेंट्स की कॉन्सेंट्रेशन बहुत है, तो रिएक्शन थोड़ा फास्ट होता है। जैसे कॉन्सेंट्रेशन कम होगी तो रिएक्शन स्लो हो जाएगा। सही बात है ना। तो इस फैक्टराइजेशन को हम लोग ऑर्डर बोलते हैं। यानी कि जब आप रिएक्शन की रेट को कैलकुलेट करते हो ना विद रिस्पेक्ट टू कॉन्सेंट्रेशन, कि कितनी कॉन्सेंट्रेशन पे कितना रेट होने वाला है, तो इस फंडे को हम लोग ऑर्डर का स्टडी बोलते हैं। क्या ये बात समझ में आ रही है? इसको और डिटेल में हम लोग केमिकल काइनेटिक्स में करने वाले, ठीक है। फर्स्ट ऑर्डर का मतलब वो एक रिएक्टेंट पे डिपेंड करेगा, सेकेंड ऑर्डर का मतलब 2 रिएक्टेंट्स पे डिपेंड करेगा। अगर थर्ड ऑर्डर लिखता मैं तो किस पे डिपेंड करता? 3 रिएक्टेंट्स पे डिपेंड करता। जीरो ऑर्डर भी होता है। जीरो ऑर्डर मतलब किसी भी रिएक्टेंट पे डिपेंड नहीं करेगा। तो यहां पर SN1 और SN2 फर्स्ट ऑर्डर सेकेंड ऑर्डर क्लियर। SN1 को पढ़ते कैसे हैं? सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक फर्स्ट ऑर्डर, SN2 को सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक सेकेंड ऑर्डर, ठीक। SN1 में आप याद रखना, SN1 में याद रखना कि ये रिएक्शन 2 स्टेप्स में होता है। SN1 में क्या याद रखेंगे? रिएक्शन 2 स्टेप्स में होता है। और SN2 में आप याद रखेंगे कि रिएक्शन 1 सिंगल स्टेप में होता है। क्या याद रखेंगे? SN1 में 2 स्टेप, SN2 में 1 स्टेप। उल्टा है, इजी टू रिमेंबर। 1 का 2 स्टेप, 2 का 1 स्टेप। आप ऐसे ही सिंपल याद रखेंगे, 1 का 2, 2 का 1। कैसे याद रखेंगे? 1 का 2, 2 का 1। इजी, ओके। SN1 में 2 स्टेप हैं तो 2 इंटरमीडिएट्स भी बन सकते हैं। 2 स्टेप्स एंड 2 ट्रांजिशन स्टेट्स। 2 स्टेप्स एंड 2 ट्रांजिशन स्टेट्स। और यहां पर 1 स्टेप है तो 1 ट्रांजिशन स्टेट। और पूछोगे सर ये ट्रांजिशन स्टेट क्या होता है? तो जो इन बिटवीन स्टेट होता है ना, ट्रांजिशन का मतलब ही वही है ना बच्चों। ट्रांजिशन का मतलब क्या होता है? चेंज, इन बिटवीन 2 चीजों के बीच में आता है, उसको ट्रांजिशन बोलते हैं ना अपन। तो बॉन्ड ब्रेकिंग से लेके बॉन्ड मेकिंग, यानी रिएक्टेंट से लेके प्रोडक्ट पहुंचने की जो प्रोसेस है उसके बीच में जो आ रहा है उसको क्या बोलते हैं अपन? ट्रांजिशन स्टेट। तो SN1 में आप याद रखेंगे 2 स्टेप्स एंड 2 ट्रांजिशन स्टेट्स, और SN2 में आप याद रखेंगे 1 स्टेप एंड 1 ट्रांजिशन स्टेट। एवरीबॉडी क्लियर विद मी सो फार? यस, आसान तरीका बता रहा हूं एकदम। एक टेबल में ऐसे लिख देंगे कि आपको आसानी से याद रह जाएगा, ठीक है, ओके। अभी SN1 में मैंने क्या बोला? 2 स्टेप। अब 2 स्टेप कौन से, वो तो आपको पता ही चल गया। पहले ब्रेकिंग होगा, बाद में फॉर्मेशन होगा। तो ऑलरेडी बता दिया ना मैंने। यहां पे देखो क्या बोला था, SN1 में फर्स्ट ब्रेकिंग देन फॉर्मेशन। क्लियर बात? तो 2 अलग अलग स्टेप हुए कि नहीं हुए, है ना। और SN2 में आपने क्या देखा था? मैंने क्या वर्ड बोला था? इंपॉर्टेंट है बच्चों, चेक करो, पीले से मार्क किया हुआ ना,
साइमल्टेनियस। जब साइमल्टेनियसली हो रहा है मतलब एक ही स्टेप में हो रहा है कि नहीं हो रहा है, बोलो हाँ कि ना। क्या ये लॉजिकल लग रहा है आपको? बस यही तो जानना था। SN2 में साइमल्टेनियस यानी कि एक ही स्टेप के अंदर दोनों काम हो गए, ब्रेकिंग और फॉर्मेशन एक जैसा एक साथ हो गया। और SN1 में क्या हुआ, पहले ब्रेक हुआ बाद में फॉर्म हुआ। तो ये फंडा समझ में आया आपको। अब इसको जरा मैं आपको डायग्रामेटिकली यानी ड्रॉ करके समझाता हूं कि कैसे होगा, है ना। तो जैसे कि यहां पर मैं ले रहा हूं CH3C CH3 CH3 और X, यह है टर्ड ब्यूटाइल हैलाइड, चेक कर लो, टर्शरी कार्बन है जिस पे हैलोजन लगा हुआ है, करेक्ट है बच्चों। इसको आप अटैक करा रहे हो न्यूक्लियोफाइल का। यहां पे मेरा न्यूक्लियोफाइल कौन है, OH माइनस है। न्यूक्लियोफाइल कौन है, OH माइनस। OH माइनस चाहता है कि इस कार्बन का इस X के साथ ब्रेकअप हो जाए और OH के साथ वो जुड़ जाए। क्या ये बात सही है? ऐसा वो चाहता है, ऐसा वो चाहता है कि नहीं? तो समझो यहां पे कार्बन अपनी हीरोइन है और OH बेचारा ट्राई मार रहा है ना। कार्बन अपनी कटरीना कैफ है, ये X जो है ये अपने भाई है सैल्मोन भाई, और OH जो है वो कौन ट्राई मार रहा था, विकी कौशल या रणबीर कपूर, कौन था बीच में, चलते रहती इनकी स्टोरी तो कोई बात नहीं, है ना। तो OH है हमारा रणबीर कपूर, ठीक है। अब इसको चाहिए कि भाई कटरीना मेरी गर्लफ्रेंड बने, लेकिन बीच में सैल्मोन भाई है, यानी कि बीच में ये हैलोजन है, हैलोजन उसको कार्बन के पास जाने नहीं देगा। बोलो हाँ कि ना। कंपेयर करो, देखो बहुत बहुत प्यार से अपन समझेंगे इसको, बहुत एकदम मस्त तरीके से समझेंगे। कंपेयर करो। अच्छा, सामने इसके एक और पॉसिबिलिटी मैं आपको ला के दिखाता हूं, CHHH X और यही OH माइनस यहां भी अटैक कर रहा है। दोनों में डिफरेंस क्या है, कार्बन तो यहां भी है, X तो यहां भी है, OH तो यहां भी है कि नहीं बच्चों? फर्क क्या दिख रहा है आपको, मुझे बताना। फर्क आपको दिख रहा है इन ग्रुप्स का जो कार्बन के साथ जुड़े हुए, हाँ कि ना। देखो यहां पर 3 हाइड्रोजन है और यहां पर 3 मिथाइल है। अच्छा, 3 मिथाइल को मैं ऐसा बोल दूं बल्की ग्रुप है, बोलो हाँ कि ना। 3 मिथाइल को मैं क्या बोलूंगा, ये क्या है, बल्कि ये मोटे तगड़े ग्रुप है। हाइड्रोजन तो ऐसा है ना, चिंटू मिंटू, है कि नहीं, राइट। तो हाइड्रोजन इज वेरी स्मॉल और मिथाइल जो है वो 3 क्या है, बल्की ग्रुप है। तो थोड़ा इमेजिन करो क्या होने वाला है। क्या मैं बोल सकता हूं कि ये X जो है ये नेगेटिव था, X जो है वो तो नेगेटिव है, पता ही है आपको। ये OH कोशिश करेगा कि इस साइड से आऊं और कार्बन से अटैच हों, है ना। अपना नया वाला हीरो सोच रहा है कि भाई हीरोइन से थोड़ी दोस्ती वोस्ती बढ़ाई जाए, लेकिन बीच में बंदा ऑलरेडी है तो बात नहीं करने देगा, दोस्ती नहीं करने देगा भाई। तो क्या होगा, X और OH का भयंकर रिपल्शन होगा कि नहीं होगा, आप बताओ। लॉजिकल बोल रहा हूं। अच्छा, फिर ये OH सोचेगा चलो यार पीछे से एंट्री मार लेते हैं, कहीं दूसरा किसी के थ्रू कोई कॉमन फ्रेंड ढूंढ के अपन एंट्री मारते हैं, दोस्ती करते हैं। तो इधर ये जो तीनों बैठे हैं मिथाइल, ये क्या है, ये मोटे तगड़े ग्रुप्स, ये बल्कि है, तो दे विल क्रिएट हिंड्रेंस, हाँ कि ना। ये लोग OH को अप्रोच करने देंगे क्या, ये लोग OH को अप्रोच नहीं करने देंगे, है कि नहीं। एवरीबॉडी अग्रीज विद दिस। तो इस हिंड्रेंस को जब बल्कि ग्रुप्स न्यूक्लियोफाइल को अप्रोच नहीं करने देते, जब बल्कि ग्रुप्स न्यूक्लियोफाइल को अप्रोच नहीं करने देते, इस हिंड्रेंस को हम क्या कहते हैं, इसको हम स्टेरिक हिंड्रेंस कहते हैं बच्चों। क्या कहते हैं, बोलो, व्हाट डू वी कॉल इट, स्टेरिक हिंड्रेंस। इस हिंड्रेंस को हम लोग बोलते हैं स्टेरिक हिंड्रेंस। क्या बोलते हैं, तो जब टर्शियरी आपके पास टर्शियरी अल्काइल हैलाइड था तो स्टेरिक हिंड्रेंस क्रिएट हुआ, ये बात प्रूव हुई। क्यों, क्योंकि टर्शियरी अल्काइल हैलाइड में बाजू में 3 मिथाइल ग्रुप लगे हुए थे,
कट टू यहां पर अगर आप प्राइमरी अल्काइल हैलाइड देखते हो, आपके स्क्रीन के राइट साइड पे आपको प्राइमरी अल्काइल हैलाइड दिख रहा है, ये देखो यहां पर 3 हाइड्रोजन है भाई, क्या है 3 हाइड्रोजन। तो ये OH को जब इस X के साथ में रिपल्शन हो रहा है, जब ये X इसको आने नहीं दे रहा है OH को, तो ये OH क्या करता है मालूम है, ये इधर जाता है और हाइड्रोजन को साइड हटा के, क्योंकि हाइड्रोजन को इजीली हटा सकता है ना वो, क्योंकि हाइड्रोजन कैसे है, छोटे ग्रुप से, बल्कि ग्रुप से, क्या वो बल्कि ग्रुप्स नहीं है हाइड्रोजन, हाइड्रोजन छोटा ग्रुप है, इनफैक्ट छोटा एटम है, ग्रुप भी नहीं है वो तो राइट। तो OH क्या कर सकता है कि ऑपोजिट साइड से आके उसके साथ में बॉन्ड फॉर्मेशन की प्रोसेस चालू कर सकता है ना। मतलब कि अभी तक कटरीना और सलमान भाई का ब्रेकअप नहीं हुआ है, लेकिन बाजू से अपने नए लड़के ने आके दोस्ती कर ली। तो ये दोस्ती जब हो गई तो यहां पर क्या हुआ, बैक साइड में यहां पर पार्शियल बॉन्ड फॉर्मेशन हो गया। क्या हो गया बच्चों, क्या हुआ, पार्शियल बॉन्ड फॉर्मेशन हुआ। क्या ये बात समझ में आई? अच्छा, अभी तक SN2 में OH को एंट्री मिली ही नहीं, OH को ना यहां से एंट्री मिली ना पीछे से एंट्री मिली, बोलो हाँ कि ना। OH को एंट्री मिली क्या? नहीं। मतलब SN2 में न्यूक्लियोफाइल को अटैक करने की जगह अभी तक नहीं मिली है फर्स्ट स्टेप में। क्या ये बात सबके भेजे में चली गई अच्छे से? मतलब फर्स्ट स्टेप में अगर SN2 की मैं बात कर रहा हूं तो न्यूक्लियोफाइल को अटैक करने की जगह नहीं मिली है। लेकिन अगर मैं SN1 की बात कर, सॉरी SN1 की बात कर रहा था तो न्यूक्लियोफाइल को अटैक करने की जगह नहीं मिली थी, और SN2 की बात कर रहा हूं तो न्यूक्लियोफाइल ने बैक साइड अटैक, यानी कि जो साइड पे हैलोजन लगा हुआ है उसके ऑपोजिट साइड से, बैक साइड से अटैक कर लिया था। क्लियर बात? ठीक है, तो स्ट्रक्चर कुछ इस तरह का दिखेगा, देखना ध्यान से। अच्छा, ये स्ट्रक्चर मैं ऐसे बना देता हूं, जहां पर ये आपका ओरिजिनल कंपाउंड था बच्चों, और इस ओरिजिनल कंपाउंड में अब आपका जो OH ग्रुप है उसका पार्शियल बॉन्ड यहां पर बन चुका है। ठीक है, जैसे ही OH पार्शियल बॉन्ड बनाना शुरू करेगा तो क्या मैं बोल सकता हूं कि कार्बन और हैलोजन का बॉन्ड पार्शियली ब्रेक होना भी शुरू हो जाएगा? डज इट मेक सेंस? है कि नहीं? क्योंकि अपनी हीरोइन अगर नए बंदे से ज्यादा दोस्ती कर रही है तो पुराने वाले से थोड़ा झगड़ा तो होगा, है कि नहीं? तो CX बॉन्ड आधा टूटा तो COH बॉन्ड पार्शियली बन गया। तो क्या मैं बोल सकता हूं कि कार्बन टेक्निकली 5 चीजों से जुड़ा हुआ है, बट नंबर ऑफ बॉन्ड्स तो अभी भी 4 ही है, क्योंकि 1 2 3 फिर 3.5 और 4। यस और नो? यस। अच्छा, will it feel stable in this state? What do you think? Of course not. Why? Because it doesn't like to be bonded to 5 things. कार्बन की वैलेंसी 4 है ना यार, बचपन से पढ़ रहे अपन। तो कार्बन को 5 चीजों से जुड़ने का शौक है क्या? नहीं, ऑब्वियसली। तो यहां पर फिलहाल अपनी हीरोइन ये सोच रही कि भाई या तो X के साथ पूरी तरह ब्रेकअप हो जाए और फिर OH के साथ पूरी तरह सेट हो जाए, तो क्या स्टेबिलिटी हो जाएगी, शांति हो जाएगी, स्ट्रेस कम होगा, है ना। वैसे भी सलमान भाई बहुत परेशान कर रहे हैं। तो ये क्या हो रहा है यहां पर कि एक साथ एक ही बार में आधा पार्शियल बॉन्ड ब्रेकिंग हुआ, आधा पार्शियल बॉन्ड मेकिंग हुआ। लेकिन क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं कि धीरे धीरे ये बॉन्ड और मोर एंड मोर ब्रेक होता जा रहा है, और ये बॉन्ड वाला जो COH बॉन्ड है ये मोर एंड मोर बनता जा रहा है? बच्चों बोलो हाँ कि ना। तो एक टाइम ऐसा आएगा कि CX बॉन्ड पूरा ब्रेक हो जाएगा और COH बॉन्ड पूरा बन जाएगा। यस और नो? टेल मी, एवरीबॉडी क्लियर ऑन दिस? तो ये जो बीच का स्टेज था, ये जो बीच का स्टेज था जहां पर कार्बन का पार्शियल स्टेट है, क्या मैं इसको उसका ट्रांजिशन स्टेट बोल सकता हूं? बोलो हाँ कि ना। इजी, अंडरस्टैंडेबल, एकदम आसान है ना। ट्रांजिशन स्टेट पे कैसे पहुंचा था ये भी लिख लो। ट्रांजिशन स्टेट पे पहुंचा था न्यूक्लियोफाइल के बैक साइड अटैक से, है ना। न्यूक्लियोफाइल के
बैक साइड अटैक से। आई होप यहां तक सबको सब कुछ समझ में आया। फिर से देख लो, SN2 को हम लोग सेकेंड ऑर्डर बोलते हैं, ओके। एक स्टेप में होने वाला है, यस। उसमें एक ही ट्रांजिशन स्टेट बनेगा, ऑफ कोर्स। एग्जाम्पल क्या था, मिथाइल हैलाइड का रिएक्शन OH के साथ। अच्छा, OH का सप्लायर कौन है बाय द वे? बहुत सारे कर लिए थे, एक्वस KOH, एक्वस NaOH, Ag2O मॉइस्ट, बहुत सारे थे ना, कोई भी ले लो। एक्वस KOH बेस्ट सब्स्टिट्यूशन के लिए। अच्छा, उस OH ने बैक साइड अटैक किया, क्यों? क्योंकि हाइड्रोजन के साथ उसका रिपल्शन हो रहा था और हाइड्रोजन को हटा के वो बैक साइड अटैक कर सकता था। क्लियर यहां तक? जैसे उसने बैक साइड अटैक किया, क्या बना? ट्रांजिशन स्टेट बना। क्या ट्रांजिशन स्टेट स्टेबल है? नहीं, हाईली रिएक्टिव है। क्यों? क्योंकि अभी कार्बन 5 चीजों से बॉन्डेड है, हाई एनर्जी स्टेट है। यहां तक एब्सोल्युटली क्लियर, राइट? आई एम ट्राइंग टू पुट एवरीथिंग इन वन पेज सो दैट आप बस बाद में ये एक पेज देख लेना तो आपकी इस SN1 SN2 के सारे फंडे क्लियर हो जाएंगे। ओके, ट्रांजिशन स्टेट बन गया। अब आगे क्या होने वाला है भाई? बहुत सिंपल होने वाला है। ये ट्रांजिशन स्टेट आगे जाके क्या करेगा? ये बोलेगा कि एक काम करो, मेरे को कार्बन हाइड्रोजन 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 ऐसे रहने दो और OH मेरे इधर ऑपोजिट साइड पे आ गया और X भाई तू बाहर चला जा, चल। X को उसने टाटा बाय बाय कर दिया और OH को उसने रख लिया। क्या स्टेबल प्रोडक्ट बन गया आपका? स्टेबल अल्कोहल बन गया कि नहीं बन गया? कार्बन 4 है, सेट। अच्छा, इसी को तो आप ऐसे लिखते थे, मैंने आपको ऐसे लिखना सिखाया था बच्चों, CH3X प्लस KOH एक्वस, याद आ रहा है सबको? ये CH3OH प्लस KX, बोलो हाँ कि ना? यही तो है। क्या बना देखो, CH3OH है कि नहीं? CH3OH, यस और नो? एवरीबडी क्लियर? अच्छा, इसमें एक चीज आपने ऑब्जर्व करी कि स्टार्टिंग में X कौन से साइड पे था? कार्बन के राइट हैंड साइड पे था, और लास्ट में आते आते जो नया ग्रुप आया वो कार्बन के लेफ्ट साइड पे आ गया। क्या ये बता सकते हो ऐसा क्यों हुआ? पहले राइट साइड पे था और फाइनल में प्रोडक्ट में लेफ्ट साइड पे आया ना फंक्शनल ग्रुप, ऐसा क्यों हुआ? बिकॉज बैक साइड अटैक हुआ था। क्लियर हाँ कि ना? तो क्या मैं ये क्लियरली बोल सकता हूं कि जो भी कॉन्फ़िगरेशन थी वो रिवर्स हो गई, उल्टी हो गई? मॉलिक्यूल की जो कॉन्फ़िगरेशन थी वो कैसी हो जाएगी? रिवर्स हो जाएगी। बोलो हाँ कि ना? हाँ, ये हुई ना बात। ऐसे समझना आपको। यानी कि अगर मैंने डेक्स्ट्रो से चालू किया था, डेक्स्ट्रो लीवो याद होगा सबको, मैंने आइसोमेरिज्म में पढ़ाया है। डेक्स्ट्रो से चालू किया तो लीवो बनेगा, लीवो से चालू किया तो डेक्स्ट्रो बनेगा। यानी कि कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगी? ऑपोजिट हो जाएगी। डेक्स्ट्रो फॉर्म और लीवो फॉर्म, है ना? तो यहां पर यह समझना है कि SN2 में एक स्टेप हुआ। क्यों एक स्टेप हुआ भाई? ये भी लिख देता हूं। एक स्टेप क्यों? बिकॉज साइमल्टेनियस बॉन्ड ब्रेकिंग एंड मेकिंग, यस और नो बच्चों? और साइमल्टेनियस होने की वजह से ट्रांजिशन स्टेट बना। कैसे बना? बैक साइड अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल और फिर फाइनल प्रोडक्ट। यस, चलो अब देखते हैं SN1 में क्या हो रहा है। SN1 में बच्चों उसमें तो इसको क्या बोलते हैं, OH को अटैक करने की जगह ही नहीं मिल रही थी। तो यहां पर बिकॉज OH को अटैक करने के लिए जगह नहीं मिल रही थी ओरिजिनली, ठीक है, क्योंकि हैलोजन भी बीच में है और बाजू में बल्कि ग्रुप भी है, प्रॉब्लम आ रही है। तो आप सोचो लॉजिकली, क्या OH को वेट नहीं करना पड़ेगा कि भाई जब कार्बन और हैलोजन का बॉन्ड टूटेगा उसके बाद अपनी एंट्री होगी? सही बात है ना, है कि नहीं? आप खुद सोचो, इस कहानी में ऐसा ही होगा ना कि भाई उसको वेट करना पड़ेगा। भाई पुराने वाले बॉयफ्रेंड के साथ ब्रेकअप होगा, जब लड़की थोड़ी फ्री होगी तब हम बात करेंगे। ऑप्शन नहीं है हमारे पास, है ना? तो वही बस बेचारा रुका हुआ है। तो इसमें ये होगा डेफिनेटली कि स्टेप नंबर 1 में
क्या कार्बन और हेलोजन यानी CX बॉन्ड का ब्रेकिंग होना पड़ेगा या ब्रेकिंग कराना पड़ेगा? यस और नो? एंड इज इट लॉजिकल? करेक्ट, क्योंकि ब्रेकिंग हुए बिना तो OH को एंट्री नहीं मिलने वाली। ये बात से सब लोग अग्री करते हैं बच्चों? तो कार्बन और हेलोजन का बॉन्ड पहले अपन क्या करा लेते हैं? ब्रेक करा लेते हैं। ठीक है, तो अभी फिलहाल OH की कोई एंट्री नहीं हो रही, कार्बन और हेलोजन का अपन बॉन्ड को क्या कराएंगे? ब्रेक कर देंगे। यानी कि अब जो स्टेप नंबर 1 के बाद चीज बनने वाली है वो कुछ इस तरह की दिखेगी। X माइनस और C प्लस, एवरीबडी अग्रीज विद मी? बोलो हाँ कि ना। कार्बन पे क्या बन गया बच्चों? कार्बन पे क्या बना? पॉजिटिव चार्ज। क्यों? क्योंकि X जाते जाते क्या इलेक्ट्रॉन लेके गया, है कि नहीं? मतलब सलमान भाई का कटरीना से ब्रेकअप हुआ तो उसको पिक्चर से तो निकालेंगे कि नहीं निकालेंगे? सीधी बात है भाई, नुकसान तो झेलना पड़ेगा। ठीक है, तो ये X गया, मतलब कि ऐसा था कि पुराने वाले बॉयफ्रेंड ने आईफोन गिफ्ट किया था, जाते वक्त लेके गया भाई, इलेक्ट्रॉन लेके आया तक लेके चला गया। तो हुआ ये कि अब कार्बन को क्या बना? कार्बोकैटायन। पर क्या ये कार्बोकैटायन स्टेबल है बच्चों? आप बोलेंगे हाँ। क्यों? क्योंकि ये तो 3 डिग्री कार्बोकैटायन है। तो ये इंटरमीडिएट है, आपका इंटरमीडिएट कार्बोकैटायन है, पर इंटरमीडिएट क्या ये स्टेबल है? आप बोलेंगे यस, ये स्टेबल कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट है। और यहां पर हमने क्या लिखा था? यहां देखो आपके स्क्रीन के राइट हैंड साइड पे, हाई एनर्जी वाला ट्रांजिशन स्टेट, क्या ये अनस्टेबल था? ऑब्वियसली, जितनी ज्यादा एनर्जी उतनी कम स्टेबिलिटी। क्या ये बात आप लोगों के दिमाग में घंटी बज रही है? हाँ, कितना इंटरेस्टिंग है ये। तो जब कार्बोकैटायन वाला इंटरमीडिएट बना और वो टर्शियरी है तो वो तो स्टेबल है। तो वो बोला ठीक है, कोई बात नहीं, तू जा, अपन सेट है, कोई टेंशन नहीं, है ना? अब जब इंटरमीडिएट बन गया, अब कार्बोकैटायन है, क्या अब OH के पास ये है, चांस है कि अब वो आके कार्बन के ऊपर अटैक करे और इसके साथ बॉन्ड बनाए? बोलो हाँ कि ना, है ना? और आपने नोटिस किया मैंने स्क्वायर ब्रैकेट नहीं बनाया क्योंकि वो अनस्टेबल नहीं है ना। तो अब स्टेप नंबर 2 में क्या होगा? अब स्टेप नंबर 2 में होगा अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल। अच्छा, अब मुझे आप ये बताइए बच्चों कि अब न्यूक्लियोफाइल के पास कोई जबरदस्ती है क्या कि उसको बैक साइड से ही आना पड़ेगा? ऐसा कुछ है क्या कंपल्शन? आपको देख के समझ में आएगा। दिख रहा है आपको स्क्रीन पे? क्या आपको देख के लगता है कि अब इसके पास कोई कंपल्शन है कि उसको बैक साइड से अटैक करना पड़ेगा? ऐसा है? नो, नॉट एट ऑल। ऑफ कोर्स अब उसकी कोई कंपल्शन नहीं है कि उसको बैक साइड से ही अटैक करना है। अब इनफैक्ट उसके पास ऑप्शन है। अब उसके पास ऑप्शन है। कैसे? आप बोलोगे नहीं सर, हमको तो सिर्फ ये फ्रंट साइड ही खाली दिख रही है। बहुत सारे बच्चे ये आर्ग्यूमेंट लेके आते हैं, सर हमको तो ये आगे का ही बॉन्ड खाली दिख रहा है। तो आप कैसे बोल रहे हो कि ऑप्शन है? तो वो भी समझो। ये जो 3 मिथाइल ग्रुप हैं, ये जो 3 मिथाइल ग्रुप हैं, ठीक है, ये जो क्या बोलते हैं अभी अपना कार्बोकैटायन है, इसके ऊपर 3 मिथाइल ग्रुप लगे हुए। ये कार्बोकैटायन क्या प्लेनार स्ट्रक्चर है बच्चों? ये मत भूलना, मैंने आपको इंटरमीडिएट पढ़ा है, कार्बोकैटायन sp2 हाइब्रिडाइज होता है। प्लेनार स्ट्रक्चर होता है कि नहीं होता? ट्राइगोनल प्लेनार होता है ना, sp2 मतलब। तो ये जब प्लेनार स्ट्रक्चर है तो ये जो मिथाइल ग्रुप्स है ना, ये रीअरेंज हो सकते हैं। यानी कि अगर जो OH आ रहा है, OH ग्रुप जो अटैक करने वाला है ना, न्यूक्लियोफाइल, वो आ रहा है और वो इस मिथाइल को बोले काम कर भाई तू इधर आ जा जरा, तो बोलेगा ठीक है कोई बात नहीं, OH तू इधर आ जा। यानी कि रीअरेंजमेंट पॉसिबल है। वंस द कार्बोकैटायन इज फॉर्म्ड देन कार्बोकैटायन रीअरेंजेस इटसेल्फ, नो इश्यूज एट ऑल। तो यानी कि यहां पर 50% चांस फ्रंट साइड अटैक का है और 50% चांस बैक साइड अटैक का है। दोनों 50-50 है, कोई टेंशन नहीं है। दोनों के ऑप्शन उसके पास अभी ओपन है। क्या ये बात सबके दिमाग में गई?
50% फ्रंट साइड 50% बैक साइड अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल। यानी कि अगर आपके पास 100 मॉलिक्यूल थे, 100 मॉलिक्यूल्स थे टर्ट ब्यूटाइल हैलाइड के, तो उसमें से 50 के ऊपर फ्रंट साइड अटैक होगा, 50 के ऊपर बैक साइड अटैक होगा। क्लियर बात हो गई एकदम। तो प्रोडक्ट कैसा बनेगा बच्चों? हमारा न्यूक्लियोफाइल कौन था, भूलना नहीं, कौन था हमारा न्यूक्लियोफाइल? OH-। तो यहां पर प्रोडक्ट इस तरह का भी बन सकता था, CH3 OH CH3, ठीक है, और OH CH3 CH3 CH3। क्या ये बात सबको समझ में आई? यानी कि मेरा जो नया वाला फंक्शनल ग्रुप है वो ओरिजिनल पोजीशन पे भी आ सकता था या अपोजिट पोजीशन पे भी आ सकता था। दोनों ऑप्शंस ओपन थे। क्यों ऑप्शंस ओपन थे? क्योंकि दो अलग अलग स्टेप में काम हुआ। क्या आपके सामने आपको स्क्रीन पे एकदम क्लियरली दिख रहा है कि दो अलग अलग स्टेप्स में काम हुआ है? दिस वॉज माई स्टेप नंबर 1 वेयर बॉन्ड ब्रेकिंग वॉज हैपनिंग। दिस वॉज माई स्टेप नंबर 2 व्हेन बॉन्ड फॉर्मेशन वॉज हैपनिंग। पहले बॉन्ड टूटा, इंटरमीडिएट बना, फिर नया बॉन्ड बना। एब्सोल्युटली क्रिस्टल क्लियर एवरीबॉडी? यस। अच्छा, ये दोनों स्टेप अलग अलग हुए, फर्स्ट और सेकंड दो अलग अलग स्टेप हुए। इनमें से स्लो कौन सा और फास्ट कौन सा, ये भी सोचते हैं। स्लो कौन सा और फास्ट कौन सा? तो आप बोलोगे सर इसका क्या लेना देना? शुरुआत में मैंने क्या बोला? ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन के लिए मैंने एक लाइन यूज की थी, अगर आप भूले नहीं हो तो। मैंने कहा था रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड करता है कॉन्सेंट्रेशन पे, कहा था मैंने। और रेट का मतलब आप बोल सकते हो स्पीड। तो मुझे बतानी है स्पीड ऑफ रिएक्शन, मुझे बताना है कि कितना फास्ट, कितनी तेजी से हुआ ये रिएक्शन। तो फर्स्ट स्टेप और सेकेंड स्टेप दोनों इक्वल स्पीड से होगा क्या? नहीं, फर्स्ट वाला स्टेप स्लो होगा, सेकेंड वाला स्टेप फास्ट होगा। बॉन्ड ब्रेकिंग का स्टेप हमेशा स्लो होता है, बॉन्ड फॉर्मेशन का स्टेप हमेशा फास्ट होता है। क्या ये बात आपके भेजे में जा रही है बच्चों? पहले वाले स्टेप के बाजू में ऐसा लिख दूं, फर्स्ट स्टेप स्लो स्टेप होता है और सेकेंड स्टेप फास्ट स्टेप होता है। क्या ये समझ में आएगा आपको? बोलो यस और। बॉन्ड ब्रेकिंग स्लो प्रोसेस है, बॉन्ड फॉर्मेशन फास्ट प्रोसेस है। अच्छा, आप पूछोगे क्यों? अरे भाई बॉन्ड ब्रेकिंग के लिए ढेर सारी एनर्जी लगती है, एनर्जी कंज्यूमिंग प्रोसेस थोड़ा स्लो होगा ना यार। ठीक है, तो यहां पर आपको पूरी पिक्चर की क्लैरिटी मिली कि SN2 और SN1 हुआ कैसे, और SN2 और SN1 में फर्क क्या क्या है, डिफरेंसेस क्या है, फिर से देख लेना। SN1 दो स्टेप में हो रहा है, उल्टा SN1 दो स्टेप में हो रहा है, उसमें दो ट्रांजिशन स्टेट्स भी बनेंगे, एक इंटरमीडिएट बनेगा ढंग का, कौन सा? स्टेबल कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट। अटैक 50% फ्रंट 50% बैक से होगा, इसलिए जो प्रोडक्ट बनेगा उसमें ओरिजिनल का भी कॉन्फ़िगरेशन दिखेगा और नया कॉन्फ़िगरेशन भी दिखेगा। ऑपोजिट साइड पे SN2 था जिसमें साइमल्टेनियस हो रहा था, सिंगल स्टेप सिंगल ट्रांजिशन स्टेट, बैक साइड अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल हुआ था, और जो पूरा का पूरा कॉन्फ़िगरेशन है वो रिवर्स यानी कि उल्टा हो जाएगा। क्या ये बात सभी बच्चों को एकदम क्लियर हो गई? Yes. Now let's go and just mark the theoretical points which you can write in your exam in point form. Just in case they ask you distinguish between SN1 and SN2. तो आप ये वाला जो टेबल आपको सामने मैंने जो टेबल फॉर्म में दिया है, आप ऐसा लिख के एक्सप्लेन कर सकते हो, आपको मार्क्स मिलेंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं। ठीक है, और इसमें छोटे छोटे कुछ पॉइंट्स हैं जैसे कि पोलार सॉल्वेंट कहाँ प्रेफर्ड है, हाई टेम्परेचर किस में प्रेफर्ड है वगैरह, वो अभी हम लोग मार्किंग करेंगे और उसको समझेंगे। ठीक है, चलो फटाफट आ जाए इस पे अपनी मार्किंग पे। इस पेज पे थे अपन, पेज नंबर 221 ऑफ योर टेक्स्ट बुक, राइट। X माइनस हमारा लीविंग ग्रुप था, ठीक है। CX बॉन्ड अंडरगोज हेट्रोलाइसिस यानी कि हेट्रोलाइटिक फिशन, न्यू बॉन्ड इज फॉर्म्ड बिटवीन कार्बन एंड न्यूक्लियोफाइल। मैंने हर एक वर्ड आपको हर एक चीज बोली है, सिर्फ टेक्स्ट बुक की भाषा में आप मार्क कर लो जल्दी जल्दी। ओके, SN2 मैकेनिज्म।
रिएक्शन बिटवीन मिथाइल हैलाइड एंड हाइड्रोक्साइड आयन। अच्छा, मिथाइल हैलाइड जो है बच्चों वो प्राइमरी है, सेकेंडरी है कि टर्शियरी हैलाइड है? कैसा है ये? प्राइमरी। टेक्निकली आप बोलेंगे कि ये प्राइमरी भी नहीं है ना, क्योंकि कार्बन जो है ये किसी और कार्बन से जुड़ा है क्या? नहीं, ये तो 0 डिग्री है ना बच्चों, ये तो 0 डिग्री हो गया ना टेक्निकली, एक भी और कार्बन से जुड़ा हुआ नहीं है, ये तो 0 डिग्री हो गया। इसको हम लोग सुपर प्राइमरी बोलते हैं, बट आपके लेवल के लिए अगर मैं 12th स्टैंडर्ड के लेवल पे बोलूँ तो इसको प्राइमरी कंसिडर कर लेना, कोई फर्क नहीं, ठीक है। हाँ, बट एकदम टेक्निकल जाओगे तो ये एक्चुअली 0 डिग्री होता है, ठीक है ना। चलो, तो यहां पर बनेगा मिथेनॉल। आप बोलेंगे हाँ बरोबर है, मिथाइल ब्रोमाइड प्लस KOH गिव्स मिथेनॉल प्लस KBr। इट फॉलोज सेकेंड ऑर्डर काइनेटिक्स। मैंने अभी लिख के दिया आपको, SN2 का मतलब क्या है? सेकेंड ऑर्डर। और मैंने बोला भी कि केमिकल काइनेटिक्स में डिटेल में समझेंगे। इसका मतलब क्या है वो स्टेटमेंट भी लिखा है, बताया आपको कि भाई रेट ऑफ द रिएक्शन डिपेंड्स ऑन 2 रिएक्टिंग स्पीशीज। 2 चीजों पे डिपेंड करेगा तो सेकेंड ऑर्डर, 3 चीजों पे डिपेंड करेगा तो थर्ड ऑर्डर, 4 चीजों पे करेगा तो फोर्थ ऑर्डर, ऑफ कोर्स, ठीक है। सो इट इज सब्स्टिट्यूशन। स्पेलिंग देख लो, सब्स्टिट्यूशन लिखा है इन लोगों ने। ये लिखने में भी तोतले है ना, लोग बोलने में तोतले होते हैं, ये लिखने में तोतले। सब्स्टिट्यूशन हो रहा है इनका, सब्स्टिट्यूशन करो इसका। हाँ, वो तालित लाच लुपिया, वो कौन सा था? तिवाली सेठ, फिर हेरा फेरी वाला, ये सब्स्टिट्यूशन इनका हो रहा है। सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक बायमॉलिक्यूलर SN2। बायमॉलिक्यूलर ऑब्वियसली मतलब 2, बाय मींस 2, और उसको क्या बोलूंगा? यूनी बोलूंगा ना SN1 को, सीधी बात। रिएक्शन यहां पे दिखा दिया है, इजी रिएक्शन ऐसा दिखाया हुआ है, ओके। बाकी बकवास है, बाकी इस चीज को आप रीड कर लेना। रिएक्शन इज अ सिंगल स्टेप रिएक्शन। जो लाइंस मैं मार्क कर रहा हूं बच्चों, आप एज इट इज उठा के अपनी नोटबुक में एज अ शॉर्ट आंसर उसको लिख लेंगे और उसी को लर्न करेंगे आपके बोर्ड एग्जाम के लिए, ठीक है। बाकी ये जो चीजें हैं जो मैं इग्नोर कर रहा हूं, आप उसको सिर्फ रीड करो या इग्नोर कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ट्रस्ट मी। इसमें आपका एक भी मार्क नहीं जाएगा, ये मेरी गारंटी है, ओके। रिएक्शन इज इन अ सिंगल स्टेप। अच्छा, SN2 में तो एक ही स्टेप था बच्चों, तो मेरे को फास्ट फ्लो चेक करने की जरूरत थी कि आप बताओ लॉजिकली। जब एक ही स्टेप है तो मैं फास्ट या स्लो चेक करूंगा कि उसी को बोल दूंगा मेन स्टेप, हाँ कि ना, है ना। तो उसको जब सिंगल स्टेप है तो फिर स्लो और फास्ट का कोई मतलब ही नहीं हो, तो फालतू है, छोड़ दो। इसका मतलब ये, सिंगल स्टेप का मतलब ये है कि बॉन्ड ब्रेकिंग एंड बॉन्ड फॉर्मिंग इज टेकिंग प्लेस साइमल्टेनियसली। आप बोलेंगे हाँ सही बात है, और इसका रिप्रेजेंटेशन मैंने आपको दिखा दिया कि कार्बन CBr बॉन्ड ब्रेक हो रहा है और OH कहां से अटैक कर रहा है। देखो आप ध्यान से जरा, मैं आपको रेड कलर से बना के दिखाता हूं। OH कहां से अटैक कर रहा है बच्चों? बैक साइड से अटैक कर रहा है, दिख रहा है आपको? एकदम क्लियर। आपको फोटो जो स्क्रीन पे ये आप देखोगे, जो मैंने ड्रॉ भी किया था, एकदम क्लियर पिक्चर मिल जाएगी, कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा। अच्छा, इसके साथ में मैंने एक ट्रांजिशन स्टेट बनाया था, उसको स्क्वायर ब्रैकेट भी किए थे आपके सामने ही, जिसका मतलब है कि वो हाई एनर्जी या अनस्टेबल है, और OH और Br का आधा आधा बॉन्ड है। सारी चीजें हमने डिस्कस की डिटेल में, कुछ मिस नहीं हुआ अपना, सिर्फ आप टेक्स्ट बुक की भाषा में यहां पे मार्क कर लेंगे। और फाइनली क्या हुआ? COH का बॉन्ड बना और Br बाहर चला गया, और OH की पोजीशन Br की ओरिजिनल पोजीशन से ऑपोजिट साइड पर थी। क्या ये आपने ऑब्जर्व किया? यस। तो इसके फीचर्स क्या क्या हो गए? फीचर्स, अभी फीचर्स ऑफ SN2 मैकेनिज्म इज अ डायरेक्ट SAQ और इवन LAQ इन योर बोर्ड एग्जाम, दोनों हो सकता है। लॉन्ग आंसर क्वेश्चन भी हो सकता है। लॉन्ग आंसर में पूछेगा तो पूरा ये रिप्रेजेंटेशन एंड एवरीथिंग यू हैव टू ड्रॉ। शॉर्ट आंसर में पूछा तो सिर्फ इतना 4 पॉइंट 2 मार्क के लिए। सिंगल स्टेप मैकेनिज्म क्लियर, साइमल्टेनियस बॉन्ड ब्रेकिंग, बॉन्ड फॉर्मिंग। अब रेपिटेटिव हो रहा है, कंटाला आ रहा होगा, आई नो। बैक साइड अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल, यस, nucleophile attacks the carbon
फ्रॉम द साइड ऑपोजिट टू लीविंग ग्रुप. वाई? ये स्टेरिक रिपल्शन को अवॉइड करने के लिए मैंने स्टेरिक रिपल्शन, स्टेरिक हिंड्रेंस ये वर्ड लिख के दिया आपको बच्चों. ड्यू टू बल्कीनेस ऑफ द, इनको बल्कीनेस की स्पेलिंग वाई से होती है. मेरी इंग्लिश इतनी खराब तो नहीं है, जहां तक मुझे लगता है बल्कीनेस में वाई नहीं आया होना चाहिए, बट ठीक है चलो. दिस इज टू अवॉइड स्टेरिक हिंड्रेंस, हाँ, स्टेरिक रिपल्शन. उसके बाद इन द ट्रांजिशन स्टेट द न्यूक्लियोफाइल एंड लीविंग ग्रुप्स आर बॉन्डेड टू द कार्बन विथ पार्शियल बॉन्ड्स and both carry partial negative charge. Both carry partial negative charge. And this is very important from MCQ point of view. Transition state को पहचानते कैसे? उसमें पेंटा कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता है. क्या दिखता है बच्चों? 5 बॉन्ड दिख रहे हैं ना कार्बन पे? Yes or no? पेंटा कोऑर्डिनेट बॉन्ड यानी कि 3 सिग्मा बॉन्ड in one plane and 2 making angles of 120 with each other along a line perpendicular to this plane. ये थोड़ा कुछ बच्चों को बाउंसर गया होगा, ठीक है, जरा समझा देता हूं. इमेजिन करो ये जो मेरा फोन है ये एक प्लेन है ऐसा फ्लैट, ठीक है. अभी यहां पे 3 पॉइंट्स पे सेंटर में कार्बन है और 3 ऐसे पॉइंट्स पे आपके सिग्मा बॉन्ड हाइड्रोजन 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 ऐसे लगे हुए, ठीक है. और ये इस प्लेन में सब कुछ इस प्लेन में. कैन यू इमेजिन दैट? और इसके थ्रू, फोन के थ्रू एक लाइन ऐसे पास हो रही है परपेंडिकुलर, एक एटम यहां पे एक एटम यहां पे. क्या ये बात आपको समझ में आ रही है? वो 5 PCl 5 में भी मैंने ऐसे बॉन्डिंग आपको समझाई थी वैसे केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर में. केमिकल बॉन्डिंग का भी वीडियो डाल दिया है, वो भी आपको शेयर कर दूंगा, एक बार देख लेना रिवीजन के लिए अगर याद नहीं हो तो. पूरा डिटेल में समझा है, टेंशन मत लो. तो यहां पर 3 सिग्मा बॉन्ड है और 2 पार्शियल कोवैलेंट बॉन्ड है. 3 सिग्मा बॉन्ड है पूरे और 2 क्या है? पार्शियल कोवैलेंट बॉन्ड्स, ठीक है. उसके बाद अगर यही SN2 रिएक्शन आप कायरल कार्बन पे करोगे, कायरल कार्बन आप सबको पता है क्या होता है? असिमेट्रिक कार्बन, जिसमें ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड बनता है. ये मैं पूरा डिटेल आपको आइसोमेरिज्म में समझा चुका हूं. असिमेट्रिक कार्बन यानी कायरल कार्बन क्या होता है बच्चों? क्विकली रिवाइज कर लो. जिसकी चारों वैलेंसी अलग अलग होती है, चारों वैलेंसी एक जैसी नहीं होती, उसको क्या बोलते हैं? कायरल कार्बन यानी कि असिमेट्रिक कार्बन. और असिमेट्रिक कार्बन की पहचान कैसी है? C स्टार है ना, अपन ऐसा लिखते हैं ना, कार्बन विद स्टार मार्क, एस्ट्रिस मार्क, है ना. इसके 2 फॉर्म्स बनते हैं ना ऑप्टिकली एक्टिव के, डेक्स्ट्रो और लीवो. क्या बनते हैं? डेक्स्ट्रो और लीवो, है ना. तो प्रोडक्ट जो है वो ऑपोजिट कॉन्फ़िगरेशन वाला बनेगा. ऑपोजिट कॉन्फ़िगरेशन अभी मैंने एक्सप्लेन किया था. बैक साइड अटैक होगा तो ऑपोजिट कॉन्फ़िगरेशन, यानी कि कॉन्फ़िगरेशन उल्टा हो गया, इन्वर्ट हो गया. फिजिक्स में आप पढ़ते हो इन्वर्टेड इमेज, उल्टा इमेज. कांच में आपका राइट हैंड उठाया तो लेफ्ट हैंड दिखता है, फिजिक्स में पढ़ा है ना. वैसे यहां पर भी इन्वर्जन हुआ. इस इन्वर्जन को हम लोग कहते हैं, दिस इज नोन एज वॉल्डन इन्वर्जन. एमसीक्यू के लिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बच्चों. इस इन्वर्जन को क्या कहते हैं हम लोग? व्हाट डू वी कॉल इट? वी कॉल इट वॉल्डन इन्वर्जन, ठीक है. Are we clear on this? It is called Walden inversion. यानी कि this phenomenon of starting with dextro compound and getting levo or starting with levo compound and getting dextro, that is called Walden inversion. Dextro से चालू किया तो levo मिलेगा, levo से चालू किया तो क्या मिलेगा? Dextro. Why this occurs? This inversion is the result of backside attack of nucleophile. क्या ये सबको समझ में आया बच्चों? न्यूक्लियोफाइल ने बैक साइड से अटैक किया था, इसलिए फाइनल प्रोडक्ट उल्टा निकला. सिंपल भाषा में, ज्यादा घुमा फिरा के नहीं बोलूंगा. ओके, ये हुआ आपका SN2 यहां पर खत्म. SN2 यहां पर हुआ. अच्छा, SN2 के बारे में एक और चीज आगे हम लोग अभी करेंगे कि वो पोलैरिटी वाला जो मैंने बोला ना कि पोलर मॉलिक्यूल उसमें, ठीक है.
फिर आता है SN1। SN1 में कितने स्टेप्स याद कराया था अभी? SN1 में स्टेप्स कितने? SN1 में स्टेप्स कितने? 2। ट्रांजिशन स्टेट कितने? 2। इंटरमीडिएट कितना? 1। कौन सा वाला? कार्बोकेटायन। सारी चीजें तो बता दी, चलो कर लो फटाफट। टर्ट ब्यूटाइल ब्रोमाइड, देखो टर्शरी ब्यूटाइल चाहिए ना, टर्शरी ब्यूटाइल चाहिए और हाइड्रोक्साइड टू गिव टर्ट ब्यूटाइल अल्कोहल फॉलोज फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स। अच्छा, उसको जब आपके साथ एग्जाम में मस्ती करनी होगी ना पेपर सेटर को, तो वो आपको क्वेश्चन ऐसा भी पूछ लेगा, एक्सप्लेन, वो ये नहीं पूछेगा एक्सप्लेन SN1 SN2, वो ऐसे पूछ लेगा एक्सप्लेन द मैकेनिज्म ऑफ alkaline hydrolysis of 2-methyl 2-bromo 2-methyl propane. 2-bromo 2-methyl propane is the other name for, अगर आपको ये नहीं आया तो आपके 4 मार्क गए हवा में। 2-bromo 2-methyl propane is the other name for tert butyl bromide. तो इनडायरेक्टली वो तुमको क्या एक्सप्लेन करने को बोल रहा है? घुमा के वो बोल रहा है SN1 समझाओ। समझ में आ रही बात? 2-bromo 2-methyl propane का अल्कलाइन हाइड्रोलिसिस यानी कि एक्वस KOH के साथ रिएक्शन, तो वो पूरा ऐसा घुमा के तुमको पूछेगा SN1 बताओ भाई, डायरेक्ट नहीं पूछेगा। तो अगर क्वेश्चन ही नहीं समझ पाए फिर तो गड़बड़ है। तो इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना। मेरे साथ ऐसा हुआ था, मेरे सेकेंड ईयर की पैथोलॉजी का पेपर था। 10 मार्क हमारे, तो वो 10 मार्क्स के लॉन्ग आंसर आते थे। एक क्वेश्चन 10 मार्क का आया तो आया, नहीं तो फेल ही हो तुम, समझो। तो मैं पूरा आंसर मस्त लर्न करके गया, फुल मतलब एकदम प्रिपेयर्ड, और हेडिंग मतलब पूरे 4 पेज पढ़ के गया। मैं ध्यान में नहीं था कि उसका हेडिंग, उस पूरे सेक्शन का हेडिंग क्या है। तो वो लोग ने क्वेश्चन पेपर में पूछा था वर्क ऑफ स्ट्रायड, पैथोलॉजी में कहा था वर्क ऑफ स्ट्रायड आता है, वो पूरा मेरे को आता था, स्टैसिस ऑफ ब्लड फ्लो, इन्फ्लेमेशन, सारे पॉइंट्स आते थे। मेरे को ये नहीं पता था उसको वर्क ऑफ स्ट्रायड बोलते हैं। 10 मार्क के लिए सर ने क्वेश्चन पूछ लिया डिस्क्राइब वर्क ऑफ स्ट्रायड, मैं ब्लैंक छोड़ के आ गया, फेल हो गया सेकेंड ईयर के, मतलब इंटरनल एग्जाम में, फाइनल एग्जाम में नहीं, बट हुआ मेरे साथ। तो मेरे को रियलाइज हुआ इट्स नॉट ओनली इम्पॉर्टेंट टू नो द सब्जेक्ट मैटर, यू शुड नो कि उसको और किस तरह से पूछा जा सकता है एग्जाम में। नहीं तो तुमको आंसर आता है तो भी नहीं लिख पाओगे, ठीक है। तो मैंने जो गधापना की वो आप नहीं करना बच्चों, ठीक है। सो SN1 मैकेनिज्म जो है, टर्ट ब्यूटाइल ब्रोमाइड है, उसका हाइड्रोक्साइड के साथ आप रिएक्शन कर रहे हो, इसका टर्ट ब्यूटाइल अल्कोहल बन रहा है। फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स, इसलिए नाम SN1 फर्स्ट ऑर्डर। फर्स्ट ऑर्डर का मतलब क्या है कि रेट कितने रिएक्टेंट्स पे डिपेंड करेगा? रेट ऑफ दिस रिएक्शन डिपेंड्स ऑन ओनली वन स्पीशीज, ओनली वन स्पीशीज। कौन सी वन स्पीशीज? ये MCQ में आ जाता है। विच वन स्पीशीज? विच इज टर्ट ब्यूटाइल ब्रोमाइड और OH माइनस, 2 थे तुम्हारे पास, एक से ही उसको फर्क पड़ता है उसके रेट को। किससे फर्क पड़ता है? टर्ट ब्यूटाइल ब्रोमाइड से फर्क पड़ता है। ये एंट्रेंस एग्जाम वाले बच्चे ध्यान में रख लेना। क्लियर हुई बात? अच्छा, ये चीज ध्यान, आई एम प्रीटी श्योर आपने ये पहले भी एक्सपीरियंस किया है। मैं जितने लाइंस को आपको ग्रीन कलर या अलग कलर से मार्क करके देता हूं और बाजू में लिखता हूं MCQ, आप जब सॉल्व करने बैठते हो वो डायरेक्ट क्वेश्चन आते कि नहीं आते? सीधे सीधे आते, इतना याद रखना। इसको छोड़ के जाओगे तो आपको बहुत दिक्कत हो जाएगी। है ना? वो कौन सा था अरिजीत का गाना, इसको छोड़कर जाओगे तो बड़ा पछताओगे भाई। चलो, तो इसलिए इसको हम लोग बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक यूनिमोलिकुलर। पहले वहां पे बायमोलिकुलर बोला था ना, यहां पर यूनिमोलिकुलर, ऑब्वियसली वन। रिएक्शन कैसे लिखेंगे? तो ये रहा, टर्ट ब्यूटाइल ब्रोमाइड है, OH का रिएक्शन है और टर्ट ब्यूटाइल अल्कोहल बन गया। क्लियर? ओके। इन द स्लो स्टेप, तो क्या यहां पर 2 स्टेप्स होने वाले हैं बच्चों? यस, देयर इज अ 2 स्टेप मैकेनिज्म जो
दो स्टेप्स हो रहे हैं, उनमें से स्लो स्टेप कौन सा है? मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया। स्लो स्टेप कौन सा वाला है? फर्स्ट स्टेप वाला। अच्छा, स्लो स्टेप को आप बाजू में यहां पर नोट करके रखेंगे। अगेन ये एंट्रेंस पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। स्लो स्टेप इज ऑलवेज द रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। क्या बोलते हैं उसको बच्चों? रिपीट करो, क्या बोलते हैं? रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, RDS बोलते हैं उसको, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, RDS। आपको ये नाम से बहुत जगह पे पढ़ने को मिलेगा। जो स्लो होगा वही रेट डिटरमाइन करेगा। लॉजिकल बात है यार, ये तो है कि नहीं? आपको मैंने फर्स्ट चैप्टर में मोल कॉन्सेप्ट वगैरह जो है ना, सम बेसिक कॉन्सेप्ट, उसमें लिमिटिंग रिएजेंट पढ़ाया था। वहां पे बोला था जो कम होगा वही कॉन्सेंट्रेशन डिसाइड करेगा, बोला था। तो यहां पर भी जो स्लो होगा वही रेट डिटरमाइन करेगा। करेक्ट है बच्चों? और वो हमेशा बॉन्ड मेकिंग वाला होगा कि ब्रेकिंग वाला होगा? तो स्लो स्टेप में CX बॉन्ड टूटेगा और फास्ट स्टेप में नया बॉन्ड बनेगा। न्यूक्लियोफाइल फॉर्म्स अ न्यू बॉन्ड विथ कार्बन। ठीक है, दिस इज SN1 मैकेनिज्म। अब ये SN1 मैकेनिज्म है स्टेप 1 स्टेप 2। देखो एकदम मैंने सेम तरीके से लिखा है, ठीक है ना? स्टेप 1 में CH3 थ्राइस CBr, स्लो स्टेप, कार्बोकैटायन का इंटरमीडिएट बन गया, सब चीजें लिख दी हमने। स्टेप 2 में उसी कार्बोकैटायन के इंटरमीडिएट पे OH ने अटैक करा और यहां पर OH बन गया। क्या दोनों पॉसिबिलिटी रखनी थी? ऑफ कोर्स दोनों। आप कोई एक लिख के आओगे तो भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, चलो। सेलिएंट फीचर्स ऑफ SN1, अगेन ये सीधा सीधा SAQ है बच्चों, SAQ भी है, LAQ भी है। क्लियर? 2 स्टेप मैकेनिज्म ऑब्वियसली। हेट्रोलाइसिस ऑफ CX बॉन्ड इन स्लो स्टेप और रिवर्सिबल है। पहला स्टेप स्लो भी है, रिवर्सिबल भी है। हाँ, ये भी इंपॉर्टेंट है, याद रखना। टू फॉर्म कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट। कार्बोकैटायन की ज्योमेट्री कैसी होती है? अभी याद दिलाया था। sp2 होता है ना कार्बोकैटायन, sp2 होता है मतलब प्लेनार होता है उसका ज्योमेट्री, ये भी याद होना चाहिए। sp2 का ज्योमेट्री कैसा होता है? ट्राइगोनल प्लेनार। ये तो बहुत बेसिक बात है ना। अच्छा, अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल इन द फास्ट स्टेप। फिर when SN1 is carried out at chiral carbon, अगेन अगर ऑप्टिकली एक्टिव होता, chiral कार्बन होता, ऑप्टिकली एक्टिव होता, तो प्रोडक्ट जो है वो नियरली रेसेमिक होता है। अब आप बोलोगे सर ये रेसेमिक क्या है? ये वैसे बता चुका हूं पहले, बट बता देता हूं। रेसेमिक मतलब इक्वल मिक्सचर, ध्यान से सुनना। रेसेमिक मतलब इक्वल मिक्सचर ऑफ डेक्स्ट्रो एंड लीवो। क्यों? जरा ध्यान से समझो। क्या मैंने यहां पर यह बात क्लियर की कि 50% फ्रंट साइड और 50% बैक साइड अटैक हो सकता है? हाँ कि ना? तो जब दोनों पॉसिबिलिटी एग्जिस्ट करती है तो डेक्स्ट्रो का डेक्स्ट्रो भी रह सकता है या डेक्स्ट्रो का लीवो भी हो सकता है ना बच्चों? तो जो प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट विल बी रेसमिक मिक्सचर। अगर ओरिजिनल कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव था तो प्रोडक्ट विल बी रेसमिक मिक्सचर। क्यों? क्योंकि 50% रिटेंशन हुआ। रिटेंशन मतलब सेम एज ओरिजिनल एंड 50% इन्वर्जन हुआ। क्या ये बात क्लियर हुई? और यहां पर क्या हुआ था बच्चों? यहां पर 100% इन्वर्जन हुआ था। इस इन्वर्जन का नाम क्या लिखा था हमने? वॉल्डन इन्वर्जन, है ना? कौन सा वाला था? वॉल्डन इन्वर्जन। क्या ये बात क्लियर हुई सबको? है ना? तो ये जब 50-50 होता है ना, उस मिक्सचर को हम बोलते हैं रेसेमाइजेशन, यानी कि रेसेमिक मिक्सचर। प्रोसेस को रेसेमाइजेशन बोलते हैं, रेसेमिक मिक्सचर उस मिक्सचर को बोलते हैं। अच्छा मुझे ये बताओ, अगर 50% डेक्स्ट्रो और 50% लीवो हुआ तो क्या वो एक दूसरे को कैंसल आउट कर देंगे? हाँ कि ना? 50% डेक्स्ट्रो 50% लीवो सेम क्वांटिटी में, तो एक दूसरे को कैंसल आउट कर देंगे। और कैंसल आउट कर देंगे तो अब वो ऑप्टिकली एक्टिव बचेगा क्या? नो, ऑब्वियसली नॉट। तो अगर आपने ऑप्टिकली एक्टिव का SN1 कराया
तो प्रोडक्ट जो है वो ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाएगा। क्यों? क्योंकि रेसेमाइजेशन हुआ। दिस मीन्स that both enantiomers of products are formed in equal amount and that is why racemization will happen. अच्छा, equal amount में आ गया, इसका मतलब therefore product becomes optically inactive, क्योंकि दोनों equal amount में मिले और एक दूसरे को cancel out कर दिया। yes. Factors that influence SN1 and SN2. Last part. चलो, factors influencing SN1 and SN2 mechanism. Substrate का nature. अच्छा, थोड़ा लॉजिकली देखना, मैंने आपको ऑलरेडी बोल दिया कि SN2 में एक स्टेप होता है, ठीक है, और SN2 में एग्जांपल हमने क्या लिया था, मिथाइल ब्रोमाइड, जिसको मैंने आपको बोला था आप प्राइमरी कंसीडर करो, करेक्ट है? यस। तो आप ये लाइन इंपॉर्टेंट है, याद कर लेंगे कि SN2 वाला जो है ना, इट इज फेवर्ड इन द प्राइमरी एल्काइल हैलाइड्स। अगेन क्या हुआ, 2 का 1, मैंने आपको क्या बोला था, याद रखना, 2 का 1। SN2 वाले में एक स्टेप भी होता है, एक ट्रांजिशन स्टेट भी होता है, और प्राइमरी में वो प्रेफर भी होता है। बेस्ट, इजी, याद रह जाएगा। तो हमारे टेबल में हम लिख दें क्या, SN1 SN2 में प्राइमरी सबस्ट्रेट प्रेफर्ड। क्या ये समझ में आ रही बात? प्राइमरी का मतलब आप लोगों को प्राइमरी आइडेंटिफाई तो करने आता ही है ना। प्राइमरी कार्बन पे जहां पे हेलोजन लगा होगा ना, उसको प्राइमरी बोलेंगे ना अपन, प्राइमरी सबस्ट्रेट। तो ये देखो ना, SN2 के लिए मैंने कैसे बोला, 1 1 1 है ना, ऐसे याद रखना, आसान। ट्रिक समझा दी मैंने, ट्रिक तो आपको याद हो जाती है, कोई टेंशन नहीं है। आप बोलोगे सर ट्रिक ही तो याद रहती हमको, है ना, आंसर हम भूल जाते हैं, ट्रिक बड़ा याद रखते हैं हम लोग। आंसर तो सर आप अभी आधे घंटे बाद पूछो, हम भूल जाएंगे। चलो, सो SN2 जो है वो प्राइमरी वाले में ज्यादा अच्छा रहेगा, और SN1 जो है बच्चों वो कहां होगा, तो SN2 प्राइमरी में, और SN1 जो है ना वो मोस्ट फेवर्ड इन टर्शियरी होगा। SN1 कहां होगा, मोस्ट फेवर्ड इन टर्शियरी। तो यहां पर देखना, 3 डिग्री सबस्ट्रेट प्रेफर्ड। क्लियर बात? ऑर्डर लिखने को कोई बोलेगा तो आप क्या बोलोगे, ऑर्डर लिखने को आपको कोई बोलेगा तो 3 2 1 और फिर मिथाइल, क्योंकि मैं मिथाइल को 1 से भी नीचे मानूंगा ना, मैंने अभी एक्सप्लेन किया था, मिथाइल को मैं 0 डिग्री मानूंगा। बोलो हाँ कि ना, टेक्निकली। और यहां पर ऑर्डर क्या आएगा आप बताओ, इसका ऑर्डर आएगा मिथाइल, फिर 1 डिग्री, फिर 2 डिग्री, फिर 3 डिग्री। एकदम क्लियर? मैं इसको यहां लिख देता हूं ऊपर ना, आपको कंफ्यूजन ना हो जाए। इसका 3 2 1 फिर मिथाइल, एकदम सही। इसके ऊपर बहुत क्वेश्चन आते हैं, बहुत मतलब बहुत क्वेश्चन, ठीक है। SN1 SN2 पे थियरी में तो जैसे आपको शॉर्ट नोट वगैरह आ गया या डिस्टिंग्विश आ गया, बट MCQ में इसके भर भर के क्वेश्चन आते हैं। कोई भी एग्जाम आप देने जाओ जरूर आएंगे। ओके, हाँ, सो इन शॉर्ट आपको ये समझ में आया, समरी में टर्शरी वाले SN1 मैकेनिज्म दिखाएंगे और प्राइमरी वाले SN2 दिखाएंगे। तो तुरंत आपके सवाल दिमाग में आना चाहिए कि सर टर्शरी SN1 ओके, प्राइमरी SN2 ओके, व्हाट अबाउट सेकेंडरी? आई नो आपका अगला सवाल यही आएगा, बच्चे हर बच्चे का यही आता है कि नहीं? तो सेकेंडरी के बारे में जान लो। तो सेकेंडरी विल रिएक्ट विद आइदर वन डिपेंडिंग ऑन द कंडीशंस। सही बात है कि नहीं बच्चों? तो सेकेंडरी के पास तो चॉइस हो जाएगी ना कि मैं यहां जाऊं कि वहां जाऊं, तो जो कंडीशंस होंगी उसके ऊपर वो जाएगा।
सीधी बात है। अब ये कंडीशन क्या है, कौन से कंडीशंस है भाई? तो कंडीशंस बहुत सिंपल कंडीशंस है, पूरे यहाँ पे पैराग्राफ लिखे हुए हैं, आपने नहीं लिखने, आपने मेन लाइन मार्क करनी है और आगे बढ़ना है, ठीक है। पावरफुल न्यूक्लियोफाइल अगर होगा, अगर बहुत ही स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल होगा तो वो SN2 मैकेनिज्म को प्रेफर करेगा। क्या समझ में आया आपको? अब आपको ये सिचुएशन समझनी कि SN2 को प्रेफरेंस कब मिल रहा है। अच्छा सुनना, SN2 को प्रेफरेंस होगा जब प्राइमरी अल्काइल हैलाइड होगा। बोलो हाँ की ना? यस बच्चों, SN2 प्राइमरी अल्काइल हैलाइड के लिए होगा, ठीक है। प्राइमरी अल्काइल हैलाइड के साथ अगर स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल आ जाए तो ओहो मजे आ गए, चार चांद, मजे ही आ गए। मतलब कि अच्छा प्राइमरी अल्काइल हैलाइड है, ओके, पावरफुल न्यूक्लियोफाइल भी है, ओह वेरी गुड, मतलब SN2 तो पक्की बात है, होने ही वाला है, ठीक है। लेकिन अगर SN1 होता, यानी कि कैसा अल्काइल हैलाइड? SN1 यानी कि कैसा अल्काइल हैलाइड? टर्शरी वाला, तो वहां पर हमें न्यूक्लियोफाइल के नेचर से कोई फर्क ही नहीं पड़ता। मतलब आप OH माइनस लाओ या आप CN साइनाइड ले आओ CN माइनस, या आप OR यानी कि अल्कोक्सी ले आओ, क्या फर्क पड़ता है? न्यूक्लियोफाइल से हमें लेना ही देना ही नहीं है। पूछो क्यों? क्योंकि वो SN1 है, वो एक ही चीज पे डिपेंड करता है, शुरू में मार्क करा दी। किस पे डिपेंड कर रहा है? अल्काइल हैलाइड पे डिपेंड कर रहा है। उसको न्यूक्लियोफाइल से कोई फर्क पड़ रहा है? नहीं, है कि नहीं? तो इसीलिए ध्यान से देख लेना कि स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल होगा तो SN2 में डाल देना, और वीक न्यूक्लियोफाइल होगा तो SN1 प्रेफर करना। या वीक क्या मतलब कि न्यूक्लियोफाइल से फर्क ही नहीं पड़ रहा, तो क्या फर्क? ठीक, क्या ये बात समझ में आई? तीसरा और बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है सॉल्वेंट की पोलैरिटी। SN1 मैकेनिज्म जब होगा, SN1 मैकेनिज्म जब होगा, कब होगा? जब उसको अच्छा पोलर सॉल्वेंट या गुड आयोनाइजिंग सॉल्वेंट मिलेगा। एंड द बढ़िया एग्जांपल ऑफ, द बेस्ट एग्जांपल ऑफ पोलर सॉल्वेंट इज वाटर, इज अ वेरी गुड एग्जांपल ऑफ पोलर सॉल्वेंट। बात हाँ कि ना समझ में आई? वाटर पोलर सॉल्वेंट है बच्चों। देखो ये महाराष्ट्र स्टेट की टेक्स्ट बुक पढ़ पढ़ के मैं भी तोतला हो गया लिखने में, पोलर को प्लोआर लिख दिया मैंने। पोलर, वाटर इज अ वेरी गुड एग्जांपल ऑफ पोलर सॉल्वेंट। वाटर पोलर होता है, यूनिवर्सल सॉल्वेंट होता है, हमें पता है, ठीक है। 10 SN1 रिएक्शन, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है यार, मतलब ये थियरी में भी और MCQ में भी, दोनों में बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। हाँ ध्यान से देख लेना जरा। SN1 रिएक्शन जो है वो पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट में बहुत अच्छे से काम करेगी। SN1 मैकेनिज्म जो है वो पोलर प्रोटिक, मतलब पोलर भी चाहिए, पोलर मतलब उसमें चार्जेस होने चाहिए, पार्शियल चार्जेस होने चाहिए, उसको पोलर बोलते हैं, मालूम है आपको। प्रोटिक मतलब जिसमें H+ सप्लाई करे वो। क्या वाटर ऐसा सॉल्वेंट है? वाटर में H+ OH- मिलता है आपको, हाँ, और पोलर भी है वो, है कि नहीं? अच्छा जैसे कि मैं ऐसे बोल दूं HF पोलर है बच्चों। आप बोलेंगे हाँ ऑफ कोर्स, ये डेल्टा पॉजिटिव, ये डेल्टा ने, फ्लोरीन तो भयंकर इलेक्ट्रोनेगेटिव है भाई, है कि नहीं? तो HF हाईली पोलर है ना। क्या ये प्रोटॉन यानी प्रोटिक, प्रोटॉन सप्लाई कर सकता है? कैपेबल है, हाँ, थोड़ा कम सप्लाई करता है लेकिन कर सकता है। HBr बताओ, HBr मस्त सप्लाई करेगा, Br विल बी माइनस ऑल्सो, डेल्टा माइनस, और ये H+ भी सप्लाई करेगा भाई, एसिड है ना, है कि नहीं? तो कहने का मतलब कि जब पोलर भी हो और साथ में H+ भी सप्लाई करे तो फिर उसमें बहुत अच्छे से SN1 मैकेनिज्म होगा। बोलो हाँ कि ना? मैं ना थोड़ा फुर्सत निकाल के वो मीम बनाऊंगा ना, राजपाल यादव का मीम है ना, आता होगा आप लोगों को फेसबुक पे, वो मैं मुझे आता है, तो ऐसे मैं वो बनाऊंगा पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट और नीचे लिखूंगा मैं करूंगा SN1 रिएक्शन, तो आपको याद रहेगा, वो मीम देख के आपको याद रहेगा, ठीक है। SN1 रिएक्शन कौन करने वाला है?
पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट। क्या ये बात दिमाग में एकदम बिठा लिया आप लोगों ने? पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट SN1 करेगा, ठीक है। पोलर क्या होता है, प्रोटिक क्या होता है बता दिया। पोलर वो है जिसमें चार्जेस हो, प्रोटिक वो है जो H+ सप्लाई करे, एकदम सिंपल, ठीक। अप्रोटिक सॉल्वेंट यानी जिसमें H+ सप्लाई ना हो या लो पोलैरिटी वाले सॉल्वेंट वो SN2 को फेवर करेंगे। तो ऑब्वियस है ना, ऑपोजिट होगा यार, उल्टा होगा। अगर पोलर प्रोटिक वाला SN1 को प्रेफर कर रहा था तो नॉन पोलर या लो पोलैरिटी और अप्रोटिक वाला SN2 को प्रेफर करेगा, फेवर करेगा। बोलो हाँ कि ना? ये तो बहुत ही लॉजिकल बात हो गई। यस, एंड दैट कंक्लूड्स योर SN1 एंड SN2 कंप्लीटली। बहुत लंबा फंडा था, बहुत इंपॉर्टेंट सब टॉपिक है इस चैप्टर का, पर जैसा मैंने कहा आपके बोर्ड्स में इसमें से एक क्वेश्चन LAQ या SAQ में गारंटीड है, आपके मार्क्स उसमें गारंटीड हो गए, और आपके MCQs में सारे एंट्रेंस एग्जाम में इसके ऊपर बड़े ढेर सारे क्वेश्चन आने वाले हैं। आई होप ये सब बच्चों को समझ में आया होगा। Okay, so I think that finishes off everything about our alkyl halides, aryl halides, SN1, SN2 mechanisms, है ना बच्चों? नेक्स्ट सेशन में अपन वो ऑप्टिकल एक्टिविटी वाला पार्ट जो है कंप्लीट कर लेंगे। वैसे वो मैंने आइसोमेरिज्म में आपको कराया है डेक्स्ट्रोलीवो, बट फिर भी बिकॉज इट इज पार्ट ऑफ दिस चैप्टर ऑफिशियली आई वांट टू फिनिश दैट ऑफ, तो वो भी कर लेंगे एंड देन वील मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक दैट इज केमिकल काइनेटिक्स। ओके।